बात होगी और आपके लिए भी खुशी की बात होगी जान के कि लिटिल शेक्सपियर हर महीने जन्म तिथि के अनुसार हिंदी साहित्यकार के लेखकों को लेकर एक चर्चा परिचर्चा करती है, जिसपे उनके पूरे व्यक्तित्व को लेकर, उनके नाटकों को लेकर एक पूरी रंगड्डा के रूप में प्रस्तुत होती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता रंगड्डा की ये है कि ये अब सिर्फ हम लोगों में सीमित न रहकर बाहर में भी इसकी चर्चाएं हो रही है। तो ये हमारे लिए सबसे उपलब्धि वाली बात है कि हम अपने सही राह पर चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम 3 साहित्यकार को पढ़ेंगे, जानेंगे, उनके नाटकों को देखेंगे और उनके विषय में आलेख भी प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैनर पे नाम मौजूद है। पहला गिरीश रस्तोगी, दूसरा नरेंद्र मोहन और तीसरे कृष्ण बलदेव बेले जी। उससे पहले रंगड्डा शुरू करने से पहले मैं लिटिल शेक्सपियर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। लिटिल शेक्सपियर 20 अगस्त को अपने 30वें दशक में प्रवेश करने वाला है। तो ये हमारे खुशी की बात है, हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसके 3 दशक पूरे होने वाले हैं और आगे भी इसके दशक हो और हम सभी और आप ऐसे ही जुड़े रहे। तो आइए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस रंगड्डा को शुरुआत करती हूँ। महिला है और बता दूं कि गिरीश रस्तोगी समीक्षक और रंग आलोचक के तौर पर पूरे भारत में विख्यात है। तो आज मैं उनकी एक अवधारणा है नाटक की आत्मा रंग मंचेता है पर अपना आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी, कविता व उपन्यास विधाओं को पढ़ते पढ़ाते समय शब्द अर्थ के बीच हमारे मस्तिष्क में कथा चलती रहती है जो अप्रत्यक्ष है। लेकिन नाटक का संबंध केवल शब्द अर्थ के बीच नहीं रहता है। नाटक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की भूमि पर बढ़ा जाता है। नाटक कल्पना से यथार्थ तक का सफर तय करता है, क्योंकि नाटक के शब्द अर्थ के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करने का कार्य करता है। रंगमंच नाटक पढ़ने के दौरान भी चलता फिरता नजर आए तो वो केवल रंगमंच के दृष्टिकोण के सापेक्ष ही अनुभव हो पाता है, जिसके कारण नाटक एक जीवन अनुभव बन जाने की क्रिया से महसूस होता है। इस संबंध में गिरीश रस्तोगी की अवधारणा है कि नाटक एक जीवंत अनुभव है जो अपनी जीवंतता रंगमंच पर ही प्राप्त करता है। नाटक की सही कसौटी रंगमंच ही है। रंगमंच को उसका निकट मानकर ही उसकी निजी सत्ता की खोज संभव है। इस तरह नाटक रंगमंच की कसौटी पर तैयार होता है। रंगमंचता ही नाटक में अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की भूमि पर लाकर खड़ा करता है। जो लिखा है उसे करने का माध्यम रंगमंच होता है। इसे गिरीश रस्तोगी नाटक और रंगमंच को एक दूसरे की आत्मा मानते हुए लिखते हैं कि रंगमंच की आत्मा नाट्यता है तो नाटक की आत्मा रंगमंचता है। गिरीश रस्तोगी नाटक और रंगमंच की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का हवाला देते हुए लिखती है। भरत मुनि ने जहाँ नाट्यशास्त्र द्वारा नाटक को नियमबद्ध किया था, वहाँ इसकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया पर सहयोगी कला रूप और रंगमंच कला रूप पर भी विचार किया था। इस तरह गिरीश रस्तोगी नाट्य परंपरा का स्मरण करवाती है, जहाँ नाटक को केवल एक साहित्यिक विधा के रूप में मूल्यांकन ही नहीं किया जाता है, बल्कि रंगमंच के एक कोण से नाटक का अध्ययन करने का बीज दिखता है, जिसमें प्रस्तुतिकरण की दिशा से सोचने पर बल दिया गया है, जिसमें निर्देशक, वेशभूषा, साज सज्जा, दृश्य, संगीत आदि की चर्चा होना आवश्यक है। गिरीश रस्तोगी नाटक को नाटककार, निर्देशक और दर्शक के त्रिकोण से आबद्ध मानते हुए भी नाटक को अभिनेता, संगीत, स्टेज व अन्य समूह के द्वारा आबद्ध मानते हुए लिखती है। सारी नाटक क्रिया इनके निरंतर तारतम्य, सहयोग, सामंजस्य से ही संभव है, जो प्रत्यक्षतः रंगमंच पर दृष्टिगोचर होता है। इसलिए नाटक की जीवंतता बनाने के लिए उसे रंगमंच दृष्टिकोण समायोजित करना आवश्यक है, तभी नाटक विधा सफल है। गिरीश रस्तोगी नाटक और रंगमंच का एक दूसरे में जुड़े होने का कारण
देश का रंगमंच का विकसित होना भी बताते हुए कालिदास और शेक्सपियर का उदाहरण देते हुए लिखती हैं, कालिदास और शेक्सपियर के सामने अभिनय और निर्देशन की सशक्त परंपरा थी। रंगशाला का एक सुव्यवस्थित निश्चित रूप भी था और नाटककार भी रंग शिल्प, अपने युग की अभिनय शैली आदि से यानी अपने माध्यम से पूरी तरह परिचित थे। अपने समय की सारी संभावनाओं का उपयोग उन्होंने अपने नाटकों में ही किया। इस तरह गिरीश रस्तोगी हमारे देश की रंगमंच व्यवस्था पर भी प्रश्न करती है, क्योंकि हमारा रंगमंच जब विकसित होगा तभी नाटक में उस रंगमंच की परिकल्पना होगी। इस तरह नाटक में रंगमंच दृष्टिकोण परिपक्व तभी होगा जब नाटक देखने दिखाने का विकास होगा। नाटक लिखने वाले को नाटक देखना जरूरी है, तो जरूरी है। जो जानता ही नहीं कि नाटक किस तरह से होता है तो वो नाटक लिख ही नहीं सकता। वही नाटक पढ़ाने वाले को भी नाटक में लगातार एक दर्शक होने की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, जिससे वो नाटक के तत्वों को खोलकर विद्यार्थियों के सामने रख पाएगा। क्योंकि बिना रंगमंच के ज्ञान के नाटक में रंगमंचता तक नहीं पहुंचा जा सकता। आज हमारे देश में नाटक देखने की परंपरा हिंदी भाषियों में अब तक नहीं बन पाई है, तो नाटक में रंगमंच खोजने का प्रश्न भी उन पाठकों में कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हमारे देश में नाटक देखने की परंपरा का विकास करना और तभी रंगमंच का विकास संभव है। रंगमंच के विकास से नाटक का विकास है। गिरीश रस्तोगी चिंता व्यक्त करते हुए लिखती है, हिंदी नाटक के साथ ये स्थिति नहीं रही, बल्कि नाटक और रंगमंच के बीच बड़ी गहरी खाई वर्षों तक बनी, क्योंकि हिंदी रंगमंच अविकसित था। रंगमंच के विकास से नाट्य अध्येताओं का विकास है, तो अंततः रंगमंच को समृद्ध करना है। भविष्य के बीच नरेंद्र मोहन। हिंदी साहित्य में कविता को शाश्वत शक्ति प्रदान करने वाले नरेंद्र मोहन का जन्म 30 जुलाई 1935 को लाहौर में हुआ। अतीत और वर्तमान के वैचारिक अनुभूति के ठोस धरातल पर लिखी कविता कई आयामों को खोलती है। काव्य विधा के साथ इनकी लेखनी नाट्य विधा की ओर अग्रसर होती है। कविता और नाटक एक दूसरे से पूरक है, क्योंकि कविता अमूर्त है और नाटक मूर्त है। इसीलिए समकालीन परिस्थिति और परिवेश को उजागर करने के लिए नाटक की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने खुद ही कहा है, बहुत कुछ ऐसा मन में कुलकुलाता रहता है जिससे मैं अभिव्यक्त करना चाहता था, पर जो अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। हो सकता है जो कुछ मैं कविता में अभिव्यक्त करना चाहता था उसे कविता अपने रंग रूप में समा पाने में असमर्थ रही। यह भी संभव है कि मेरे भीतर की अकुलाहट, सुगबुगाहट किसी नए कला के रूप में अभिव्यक्त पाने के लिए तड़पती रही हो और वही नाट्य लेखन के रूप में सामने आई हो। इस दृष्टि से नरेंद्र मोहन कवि, नाटककार और आलोचक है। उनकी कविता संग्रह इस हादसे में सामना होने पर एक अग्निकांड जगह बदलता, हथेली पर अंगारे की तरह, एक सुलगती खामोशी, एक खिड़की खुली आदि नाटक संग्रह। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिंघारी, कलंदर, नामेस लैंड, अभंग गाथा, मिस्टर जिन्ना, मंच अंधेरे में हद हो गई यादों। आलोचनात्मक की दृष्टि से उन्होंने लिखा है, कविता की वैचारिक भूमिका, विभाजन की त्रासदी आदि उल्लेखनीय है। नरेंद्र मोहन के नाटक का केंद्र बिंदु रहा है सत्ता की बर्बरता और उससे मुक्ति पाने के लिए आम जनता का संघर्ष। जनता के संघर्ष को प्रबल बनाने के लिए ऐसे पात्रों का वो चयन करते हैं जो जनता के प्रतिनिधित्व हो, जैसे कबीर, तुकाराम, सुंदरी, सुलेखा, हमीद। उनके अधिकांश नाटक अतीत और वर्तमान को परिलक्षित करते हैं। जहां पात्र कवि अतीत के पन्नों को उड़ेलता है तो कवि वर्तमान में दर्शकों से मुखर होता है। नरेंद्र मोहन ने पात्रों को भले ही अतीत से लिया हो, पर उनके संघर्षों को वर्तमान में नए संदर्भों और आयामों के साथ खोला है। वहीं नरेंद्र मोहन वर्तमान की स्थिति में जहाँ सत्ताधारी वर्ग किसी मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए बचते हैं, पर नरेंद्र मोहन उन्हीं मुद्दों को लेकर बिना लाग लगाव के अपनी लेखनी का माध्यम बनाते हैं। नरेंद्र मोहन के नाटकों को पढ़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनकी अधिकांश नाटक ऐसे हैं जिसको एक श्रृंखला में बांधी जा सकती है और उनके पात्रों में ऐसी आंतरिक और बाहरी छोटी छोटी उलझनें महसूस होती है, जहाँ पे पाठक वर्ग नाटक को पढ़ते वक्त अपने को पाता है।
उनकी लेखनी में कई आयाम हैं, जैसे उन्होंने शोषक और शोषित वर्ग, स्त्री की बगावत और स्मिता, कठपुतली, न्यायपालिका, लूटपाट, हत्याएं का तांडव आदि उनकी लेखनी की विशेषताएं हैं। मेरे झरोखे कार्यक्रम में प्रख्यात लेखक नरेंद्र मोहन पर उनके मित्र एवं लेखक प्रताप सहगल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन पर बोलना आसान भी है और मुश्किल भी है। उनके नाट्य लेखन में विविधता रही और साथ ही वे अपनी आलोचना पर कभी भी नाराज नहीं होते, बल्कि उनको गहराई से स्वीकार करके अपनी रचनाओं में बदलाव भी करते हैं। तो आइए हम नरेंद्र मोहन के 5 नाटकों के जरिए उनको उनकी लेखनी के विषय बिंदु को हम केंद्र में क्या है और क्या समाज के जरिए उन्होंने हमें दर्शाया है जानते हैं। पहला नाटक कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास के विचारों को प्रतिबिंबित कराने वाला नाटक है, जहाँ शासक वर्ग को एक जुलाहा कबीरदास ललकारता है, वहीं हमारे धर्म पर भी प्रहार करते हुए कबीरदास कहते हैं, धर्म कभी भी सांसारिक बंधनों को तोड़ने के लिए नहीं कहता, ना ही कट्टरपन को जन्म देता है, बल्कि बंधनों को निभाते हुए समाज में शांति स्थापित करना ही धर्म का मूल मंत्र माना गया है। कबीर ने सांसारिक बंधनों को निभाया है, जैसे पत्नी के साथ उनके संबंध, माँ नीमा के साथ उनका वात्सल्य भावना और समाज के प्रति उनके कर्तव्य। नरेंद्र मोहन ने इन्हीं रूपों के जरिए संत कबीरदास को स्थापित किया है, क्योंकि हमारे समाज में एक बंधा बनाया नियम है कि संत होने का अर्थ है सांसारिक बंधनों से छुटकारा। इसी के विरुद्ध यह नाटक बुना गया है। नाटक का नाम है भूया। उनके लेखक हैं कृष्ण बलदेव बैन। लगता है सो रही है। घोड़े बेचकर। कौन से घोड़े? मुहावरे के। दूसरे होते तो इस तरह यहाँ ना पड़ी होती। घोड़े बेचकर मुहावरे के। जो हो लगता है सपन देख रही हो। पीटी बहारों के या भावी योद्धाओं के। जरूरी नहीं। क्या जरूरी नहीं? सपन देख रही हो। पीटी बहारों के या भावी योद्धाओं के। जरूरी नहीं कि सो रहे हो। ना सही, लेकिन यह है कौन? कोई भी हो, हमें क्या। ठीक कहता है। क्या हम बता सकते हैं हम कौन है? क्या कोई बता सकता है वह कौन है? सूफियों संत भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसका जवाब तो शायद ईश्वर के पास ही हो। उसे ऊपर ही रहने दो। लेकिन वो अगर है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर हर जगह है। हर बात में बैठा हुआ। बैठा है तो बैठा रहे, तुम उसे उठाओ मत। उसके साथ उलझना बेकार। ठीक कहता है। तो इससे पूछे ये है कौन? बेचारी बता नहीं सकेगी। खुद आगे बढ़ देखिए ये कौन है। कोई भी हो, हमें क्या। ठीक ही कहता है। जरूरी नहीं कि ये सच बोले। तो जरूरी नहीं कि बोले नहीं। एक बार तो पूछ ही ले। फर्ज पूरा हो जाएगा। कर्ज उतर जाएगा। कौन सा फर्ज? कैसा कर्ज? हो सकता है वो बेहोश हो सकता है बेजान हो सकता है बीमार हो सकता है लाचार हो सकता है तुम सुन भी रही हो। सुन रही होती तो बोल पड़ती, तरफ उठती। कह देती बंद करो ये बकवास। हो सकता है गूंगी हो सकता है बहरी भी हो। गूंगे होते तो गूंगू तो करते। हो सकता है बुद्धू हो। बुद्धू भी वो तो कर भी सकता है। और कुछ ना हो बूढ़ी तो है। आगे बढ़ देखे तो फिर पीछे हटना मुश्किल होगा। आज गई तो पकड़ लेगी। जादूगर की हो। जो भी हो, हमें क्या। ठीक कहता है। लेकिन यहाँ क्यों आ पड़ी है? पलंग उठाकर घर वालों ने निकाल दिया होगा। कह दिया होगा हमसे अब नहीं होता। जमाना बदल गया है। तुम भी बदलो। छोला अब अपना। हमसे नहीं होती अब सेवा। उनको गालियां बर्दाश्त नहीं होती। इसको मारती होंगे। कहते होंगे ना जाने कब जान छूटेगी। ये चिल्लाती होगी हे राम। वो पुकारते होंगे पाखंडिनी। या फिर चिल्लाती होती हे राम। वो कहते होंगे ना जाने कब जान छूटेगी। हमारा भी किसी दिन यही हाल होगा। जरूरी नहीं। क्या जरूरी नहीं? कि हमारा भी किसी दिन यही हाल हो। और जरूरी नहीं? क्योंकि हम नए जमाने के हैं। क्योंकि हम पराधीन नहीं होंगे। हम पराधीन हैं। बुढ़ापे में और भी हो जाएंगे। और बुढ़ापे में किसकी ही तरह, शायद इससे भी ज्यादा। मुझसे तो ये जवान, मुझे तो ये जवान लगती है। पास जाकर देखिए। मुझे तो इसे डर लगता है। पास गए तो पीछे हटना मुश्किल होगा। पास गए तो पकड़ लेगी। कहेगी मुझे बचाओ। कहेगी मैं तुम लोगों की माता हूँ। हम कह देंगे हमें क्या। हम नए जमाने के हैं। अपने घर आओ। अपने घर वालों को बुलाओ। उनके साथ रहना सीखो। उनकी बातें सहना सीखो। कहेगी मेरा कोई नहीं, मैं बेघर हूँ। हम फिर कह देंगे हमें क्या। हम नए जमाने के हैं। लेकिन हम इतनी बेसुध इस खंडर में क्यों? हथकड़ टूट गई होगी। जी जागते जागते सहते सहते सुनते सुनते इसका घर बना नहीं होगा। होता है। होता तो यही होता।
दोनों मिलकर दुहाई दे रहे होते। पुकार रहे होते, हे राम। हो सकता है घर वालों ने दूसरी कर ली हो, इससे छोटी लटकर चटपटी। जरूरी नहीं। हो सकता है ये उसे ही छोड़ आई हो। क्या आई हो? ये लो अपना घर, मैं जा रही हूँ, मैं भीख मांगकर खा लूंगी। इस नरक में नहीं रहूंगी। लेकिन इसके बच्चे भी तो होंगे। हम इससे डर रहे होते और डर रहे होते और इस पर तरस खारे होते। जब हमको इससे ईर्ष्या न होती। पागल होती तो इतनी शांत ना होती। सोना रही सोई सोई भी रोज हो रही होती। या फिर हंस रही होती। मुझे तो लगता है यह मर चुकी है। नहीं, मुझे लगता है ये जिंदा है। जिंदा दर गौर, जिंदा अगर गौर होती तो इतनी जिंदा न दिखती। ना ही इतनी वजनदार। देखो तो किस शान से लेटी है, जैसे महारानी हो। पलंग तो देखो, जैसे तख्ते ताऊस हो। ऐसे कब्र सबको सांसारिक बंधनों को तोड़ने के लिए नहीं कहता, न ही कट्टरपन को जन्म देता है, बल्कि बंधनों को निभाते हुए समाज में शांति स्थापित करना ही धर्म का मूल मंत्र माना गया है। कबीर ने सांसारिक बंधनों